अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे इस्लामाबाद की। और जी, इस्लामाबाद में एक बार फिर जो है हर तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और इस्लामाबाद आने और जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो केपीके की तरफ से हो चाहे किसी भी दूसरी साइड से जहां से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जा सकता है, वहां के रस्तों पे कंटेनर्स लगा के उन रस्तों को सील कर दिया है। उसकी वजह ये बताई गई है कि जी आज इमरान खान के सपोर्टर्स, इमरान खान के पार्टी के मेंबर्स और कई लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इमरान खान आजकल जेल में हैं और डिफरेंट केसेस भुगत रहे हैं। इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं और साथ साथ उन्होंने कई दूसरी डिमांड्स भी अपनी रखनी है। अली अमीन गंडापुर जो कि जी चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, वो भी अपने लोगों को लेकर केपीके से निकलने वाले हैं या शायद निकल चुके होंगे जब तक आप तक ये वीडियो जाएगी। और उनका कहना ये है कि वो इस्लामाबाद डी चौक यानी कि जो पार्लियामेंट के सामने वाला चौक है, वहां पर आकर वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं और इसलिए तमाम जगहें इस्लामाबाद में सील कर दी गई हैं। वैसे तो आज ऑफिसेज और स्कूल कॉलेजेस सभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सब खुले रहेंगे, कुछ भी बंद नहीं होगा, जिसके बारे में कल तक ये कहा जा रहा था कि स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं क्योंकि जाहिर है बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी और लोग भी अपने ऑफिसेज वगैरह शायद ना पहुंच पाए। लेकिन कल रात तक में गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि जी सब कुछ जो है वो अपनी तरह से चलता रहेगा, जैसे रूटीन में काम किया जाता है उसी तरीके से रूटीन में काम होता रहेगा। और कुछ भी जो है कोई ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या किसी किस्म का कोई इदारा भी जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल लोग आज थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से घबराए। वैसे तो खैर फ्राइडे है, फ्राइडे वैसे ही यहाँ पर एक तरह से हाफ डे के तौर पे लिया जाता है, आधा दिन वैसे ही मुसलमान काम नहीं करते कि जुम्मे की नमाज पढ़नी है और जुम्मे की नमाज के बाद फिर काम नहीं करते कि अभी तो जुम्मे की नमाज पढ़ कर आए। तो समझा कीजिए ना, मतलब पहले नमाज पढ़ने से पहले जो है नमाज की तैयारी करनी है इसलिए नहीं पढ़ते, जाते काम पे नहीं जाते और उसके बाद जब नमाज पढ़ लेते हैं तो कहते हैं जी अब तो जुम्मा खत्म हो गया, तो इसलिए ना इसलिए काम नहीं करते। लेकिन बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि इमरान खान के जो लोग हैं, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, उनका प्रोटेस्ट जो है वो कहाँ तक पहुंचा और कहाँ तक चल रहा है। बात हम करेंगे जरा भारत की। जी हाँ, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। और बात हम करेंगे आपसे इंडिया की, इंडिया के साथ साथ नेपाल की और नेपाल के साथ बांग्लादेश की। जी हाँ, भारत, बांग्लादेश और नेपाल, यानी कि मैं आपको बांग्लादेश के भी प्राइम मिनिस्टर जो आजकल हैं उनकी भी फोटो दिखा दूं। जी हाँ, इन तीनों ने मिलकर जी एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके हिसाब से क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की जाएगी। यानी कि वैसे तो आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का वर्ड बहुत बार सुना है, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो है वो फर्स्ट टाइम सुनने में आ रही है मेरी। हो सकता है मैंने पहले कभी सुनी, मुझे याद ना हो, लेकिन खैर एनीवे मैं आपको खबर ये दे रही थी कि जी भारत, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीनों इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो है उसके ऊपर काम करेंगे। नेपाल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा अपना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को, जो कि भारत से होती हुई जाएगी, यानी वाया इंडिया जो है वो जाएगी बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए जी तकरीबन फ्रॉम जून 15, यानी 15 जून से लेके 15 नवंबर तक हर साल इसी तरह से ये ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो है वो चला करेगी। इसके साथ साथ नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने ये साइन, यानी ये एग्रीमेंट जो साइन किया है वो थर्सडे को बताया जा रहा है कि साइन किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे है, यानी कि कल ये क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो है उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए गए। साथ साथ ही अगर हम रेट के ऊपर जाएं तो पर यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड हुई है 6.4 सेंट्स। और नेपाल इससे जी बनाएगा, यानी नेपाल को जो फायदा होगा या नेपाल को जो एनुअल इनकम होगी वो तकरीबन $9.2 मिलियन की बताई जा रही है। बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहां पर मैं हूं और हमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ही प्रॉब्लम रहती है, हमें भी कोई इस तरह की चीज की तरफ या इस किस्म के एग्रीमेंट की तरफ या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने की शदीद जरूरत है। पहले तो पाकिस्तान में कई प्राइवेट कंपनीज भी थी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया करती थी और ऐसा ऐसा करके वो सब गायब होते चले गए या छोड़ते चले गए, पाकिस्तान से निकल गए।
ये एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एनर्जी सेक्टर में शदीद प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो नहीं चल रहे। अब हर एक ने तो पाकिस्तान से बाहर बिजनेस नहीं बना रखा। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कारोबारी हैं जिनका जो बिजनेस है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि वो उसको दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूके या किसी और कंट्री में शिफ्ट कर सकें। तो वो लोग, या फिर ये कह लीजिए कि उनको पाकिस्तान में ही बिजनेस करना पसंद है, तो वो पाकिस्तान में ही बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी सेक्टर जो है हमारा वो बुरी तरह से डैमेज है, जिसकी वजह से जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद करना शुरू कर दी है। हमारे यहाँ जो फैसलाबाद एक सिटी है, वहाँ पे बहुत कहा जाता है कि जी बिजनेस सिटी है और यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत हैं, यहाँ पे सामान बहुत बनता है, जो कुछ भी पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। लेकिन वहां पर भी एक के बाद एक जो फैक्ट्रीज है वो बंद होती चली जा रही हैं, और कई बार तो एक साथ 100 के करीब हम सुनते हैं कि तकरीबन 100 के करीब जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद कर दी गई हैं। जाहिर है उन लोगों को नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो चीज हम बना रहे हैं उसके लिए पहले तो ये कि जो कीमत पे हम बना रहे हैं उस कीमत पे सेल नहीं हो रही है, और दूसरा ये कि एनर्जी सेक्टर पे काम ना होने की वजह से भी लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं कि सारा सारा दिन ना सही लेकिन आधा दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो फैक्ट्री में काम कैसे किया जाएगा। लोगों की बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हुकूमत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट अपने काम पे काम रख रही है, और साथ साथ यही हो रहा है कि किसी तरीके से जो टाइम बचा है या जो टाइम उनको मिल सकता है गवर्नमेंट में, ताकि वो अपनी गाड़ी के आगे फ्लैग लगा के घूम सकें, तो उसको वो उसी तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो हम भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ भी हमारे कोई अच्छे टर्म्स नहीं है। ये और बात है कि शेख हसीना के जाने के बाद हमारे यहाँ पार्टी चल रही है, मगर फिर भी हम अगर सीखना चाहें तो हम नेपाल से, हम भारत से और हम बांग्लादेश से बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी इंसान को या कंट्रीज को एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर आप किसी कंट्री के साथ आपके टर्म्स ठीक नहीं है लेकिन वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि हमें उस कंट्री से सीखने की शदीद जरूरत है। पाकिस्तान में कई बार मैंने और मेरे जैसे कई दूसरे लोगों ने बार बार बात की है कि हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर पे काम करने की जरूरत है। कई बार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो कोई इवेंट हुआ या कहीं पे उनको बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा जरूर कि एनर्जी सेक्टर पे काम होगा, लेकिन एनर्जी सेक्टर पे काम होता हुआ दिखाई हमें दिया नहीं। आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि मलेशिया के, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, उनसे उनकी मुलाकात हो चुकी है, और अब आज उन्होंने मीटिंग की है आर्मी चीफ के साथ। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है, और दोनों ने न जाने क्या बातें की हैं। मेरे तो समझ नहीं आती कि चीफ मिनिस्टर, सॉरी, आर्मी चीफ के साथ उन्होंने बात क्या की होगी। यकीनन उन्होंने ट्रेड वगैरह की ही बात की होगी, इसलिए कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ तो हर बात जो है वो बिजनेस से शुरू होकर बिजनेस पे ही खत्म होती है। बाकी सिक्योरिटी वगैरह जो है उस पर हम इतना खास ध्यान नहीं देते, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सुकून है, बिल्कुल अमन है। ना तो हमारे पर टीटीपी अटैक कर रहा है, ना ही बलूचिस्तान में कोई इशू है, तो फिर भला हमने क्या बात करनी थी। लेकिन बहरहाल उनकी आज उनसे भी मुलाकात, यानी कि आर्मी चीफ से भी मुलाकात हो गई है। साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि आप लोग यकीनन डेली बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि आपके पास एक बार जरूर भारत के फेवरेट जाकिर नाइक को लेकर आए। जी हाँ, जाकिर नाइक जो हैं वो कराची में हैं आजकल, और उनकी मुलाकात हुई उन्हीं जैसे दूसरे, यानी कि तारिक जमील साहब से। जी हाँ, ये आप देखिए, तारिक जमील और उन्होंने न जाने क्या बातें की होंगी। दोनों सोच रहे होंगे कि हूरों की हाइट क्या है, और जो हाइट तारिक जमील साहब बताते हैं कि 1100 फुट लंबी और पता नहीं कितने 100 फुट लंबी, तो वो तो सुन के मेरा ख्याल है कि जाकिर नाइक साहब ने भी हो सकता है उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी या उनकी जनरल नॉलेज में कुछ और इजाफा किया हो कि आखिर हुरे होंगी तो कैसी होंगी। लेकिन भारत, ये दोनों की मीटिंग हुई आपस में। तारिक जमील भी जो है वो कराची में हैं, और जाकिर नाइक साहब भी कराची पहुंचे हैं, तो यकीनन इनकी मीटिंग जो है काफी अच्छी रही होगी। लेकिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी कुछ ही दिनों में ये लाहौर पहुंचने वाले हैं जाकिर नाइक, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद। जैसे कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये 28 अक्टूबर यानी 28 अक्टूबर को वापस जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वैसे तो बहुत से लोगों ने पहले ये कहा था कि शायद ये सिर्फ जो है वो 1 वीक के लिए आए हैं, शायद 2 वीक्स के लिए आए हैं, लेकिन अब ये 4 वीक्स तक रहने वाले हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान से कि शायद इनका स्टे और भी ज्यादा हो जाए।
बाकी वो जो जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो आप लोग सुन ही रहे हैं कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुखातिब हैं, या पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। और वो मैसेज यहाँ से क्यों दे रहे हैं, खैर जहाँ रहते थे वहीं से दे सकते थे, खामखा हमारा पहले ही 36 का आंकड़ा चल रहा है इंडिया के साथ, और उल्टा आके हमारे यहाँ से बैठ के उल्टी सुल्टी बातें शुरू कर दी। दूसरी बात ये कि जी हाँ बिल्कुल 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग है, और एससीओ की मीटिंग से पहले जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुला के शायद पाकिस्तान इस बात को कंफर्म करना चाह रहा है कि भारत से कोई ना ही आए तो अच्छा है। वरना अगर हमने वाकई में हम सीरियस होते और हम चाहते कि भारत से कोई ना कोई जो है वो एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए आए, चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, चाहे पीएम मोदी हो, या कोई भी और जिसको भी वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के लोग जो हैं वो सेलेक्ट करें कि जी आप पाकिस्तान विजिट कीजिए एससीओ में। लेकिन जाकिर नाइक जैसे लोगों को उससे पहले, उस मीटिंग से पहले इनवाइट करके पाकिस्तान ने शायद ये साबित कर दिया कि हम लोग कितने नॉन सीरियस हैं, और हमें बिल्कुल भी हम इंटरेस्टेड नहीं है कि भारत से कोई आए। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, ये तो खैर ये सोचने वाले, फैसला करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले ही जाने। वरना एक तरफ हम भारत से बात करने के लिए बेचैन हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम जाकिर नाइक जैसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन खैर इसके ऊपर भी हम बात करते रहेंगे, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी जाकिर नाइक साहब की एक्टिविटीज की, हम आपके पास डेली बेसिस पे लाते रहेंगे। मगर साथ साथ हम बात करेंगे एससीओ की। जी एससीओ जो है वो इस्लामाबाद में है, और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि रेनोवेशन जो है वो भी शुरू हो गई है। रोड वोड अच्छी बनाई जा रही है। एक दो लोग जो वहाँ कन्वेंशन सेंटर के पास रहते हैं या आते जाते रहते हैं वहां से, उन्होंने मुझे बताया कि रोड वगैरह बड़ी अच्छी बनाई जा रही है, कोई लाइट्स वाइट्स भी शायद लगाई जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है। यानी कि तैयारी जो है वो पूरी तरह से की जा रही है सीओ की। अब देखना यह है कि आखिर आएगा कौन। चले चाइना के तो शायद आ ही जाएंगे, चाइना वालों को तो आना ही पड़ता है, वो बेचारे है ही उनका, तो वो क्यों नहीं आएंगे। हम तो वैसे ही होस्ट बने हुए हैं। असल में तो जो कह लीजिए कि जो फॉरम है या जो इवेंट है वो तो चाइना का ही है। मगर जाहिर है उस फोरम के ऊपर पाकिस्तान भी काम कर रहा है, और बाकी लोग भी जो है उसका हिस्सा बने हैं। लेकिन चाइना ने तो इस वजह से आना ही है। लेकिन बाकी की कंट्रीज आती हैं कि नहीं है, हमारे जो है रशिया की तरफ भी नजरें हैं और कई तरफ है, तो फिर बहरहाल हम उस पे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें है इस्लामाबाद के ऊपर, और इस्लामाबाद में जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरफ कंटेनर्स हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी के लोगों को कहा जा रहा है कि जी ये लोग हथियार लेकर आते हैं और ये यहाँ पे हंगामा करना चाह रहे हैं। कई बार गवर्नमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उज़मा बुखारी साहिबा, उनका कहना ये है कि ये कौन सा प्रोटेस्ट है, ये किस तरह के अपनी डिमांड्स रखने आ रहे हैं जिसमें ये हथियार लेकर आ रहे हैं। लेकिन हथियार तो खैर पाकिस्तान में हर एक के पास होता ही है। ये बात तो खैर उज़मा बुखारी साहिबा आपको पता ही होगी, और अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए। बात करेंगे हम थोड़ी सी एक बार फिर चलेंगे इजराइल और ईरान की तरफ, या इजराइल और हमास की तरफ, और या कह लीजिए जो आजकल हंगामा चल रहा है। इजराइल की तरफ से फिर कहा गया है कि जी उसने अटैक किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बनाया गया था उसको भी मार दिया गया है, या वो भी मारा गया है। अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं है। कई तरफ से मुझे मेरे दोस्त जो है, खास तौर पे मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो है, वो भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, वो भी मुझे बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका है। लेकिन बहरहाल ईरान की तरफ से जिस तरह से अटैक किया गया था, या ईरान की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि जी 200 मिसाइल्स हमने रवाना कर दिए हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद जो है वो इसराइल की तरफ से रिएक्शन या इसराइल की तरफ से जवाब का इंतजार तो सभी को था। रात से सभी बैठे थे, कल शाम से सभी बैठे हुए थे, और सभी का ये ख्याल था कि देखते हैं कि अब इसराइल पलट के क्या जवाब देता है। बहरहाल इसराइल की तरफ से अब अटैक की बात की गई है, लेकिन कहाँ तक ये नुकसान हुआ है, कहाँ तक इसराइल ने क्या किस तरीके से जवाब दिया है, इसकी डिटेल्स जो है उसका हम इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही कंफर्म होंगी हम डेफिनेटली आपको बताते चलेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो हम यही कहेंगे कि मामला जो है बहुत सीरियस है, और यकीनन जो जिनके बॉर्डर लगते हैं ईरान के साथ, जैसे कि पाकिस्तान
यहाँ पर भी एक टेंशन का माहौल है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि ये वॉर जो है ये फैल जाए, ये झगड़ा जो है ये अगर फैल गया तो फिर डेफिनेटली डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचेगा। और गल्फ कंट्रीज का जहाँ तक है, तो गल्फ कंट्रीज वाले अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, वो अपना तेल शेल निकाला, तेल बेचा, और उसके बाद या हबीबी हैया हैया, आपको पता है ना, वो फिर बैठ के आराम से काजू बादाम खाते हैं और कोई काम नहीं करते। लेकिन जो पाकिस्तान की साइड के लोग हैं, जाहिर है हमें तो हर एक की पराई वॉर में लड़ने का हमें तो बचपन से ही शौक होता है। पहले हम अफगानिस्तान की वॉर में घुस गए थे, फिर हम वॉर ऑफ टेरर में घुस गए थे। हालांकि ये और बात है कि वो एक्सपोर्ट हम ही कर रहे थे, लेकिन खैर उसमें हमने कहा कि जी हमने तो जी वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा रहे। जी हाँ, वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा रहे, इसलिए कि वो टेरर जो है फैलाया ही हमने था, तो हिस्सा तो हम होंगे ही। लेकिन अब हुआ ये है कि अब वो वॉर ऑफ टेरर हमारे अपने सर पे पड़ गई है, और जिस तरीके से ये टीएलपी और कई तरह के लोग निकल कर आए हैं, उनको देखकर यकीनन अब हमारे हाथ पांव फूले, और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनको कंट्रोल करें तो कैसे करें। लेकिन अगर ईरान की तरफ टेंशन बढ़ी, और ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे के साथ है, कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान भला ईरान के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, इसलिए कि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, या वहां पे शिया पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान कैसे खड़ा हो सकता है ईरान के साथ। कई लोगों ने मुझे ये कमेंट्स में कल लिखा था, तो मैंने ये बता दूं कि शिया जरूर है लेकिन मुस्लिम है, और जाहिर है कि उम्मा मुस्लिम उम्मा के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। और जाहिर है इसराइल यानी कि यहूदियों के मुकाबले में तो मुस्लिम्स के साथ खड़ा होना हमारा बनता ही है। ये और बात है कि ईरान इंटरेस्टेड नहीं है, ईरान ने अभी तक हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई है, हमें कुछ नहीं कहा है कि हाँ जी हमें बड़ा खुश हूं कि आप हमारे साथ खड़े। इस सारे सिस्टम में ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके अंदर, अगर कोई कंट्री सबसे बेहतर बिहेव कर रही है तो शायद वो सऊदी अरेबिया है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के एमपीएस जो हैं उन्होंने कहा है कि वो फलस्तीन या इसराइल या इस तरह के किसी भी झगड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और वो अपनी कंट्री को सबसे पहले देखेंगे, वो अपनी कंट्री के बेनिफिट को सबसे पहले देखेंगे, वो अपनी कंट्री की सेफ्टी को सबसे पहले देखेंगे। और शायद यही वजह है कि अब अगर कोई जाता है हज उम्रे के लिए, तो वहां पे भी मना कर दिया गया है कि आप ऊंची ऊंची आवाजों में आप फलस्तीन के लिए ना तो नारे लगा सकते हैं, और ना ही फलस्तीन के लिए दुआएं पढ़ सकते हैं। आपने पढ़नी है पढ़िए, दुआ पढ़े, दिल में पढ़े अपने आराम से चुप करके, और फिर निकल जाए। अपने जो भी दुआ पढ़नी है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी फलस्तीन के लिए, उसके लिए जो है एमबीएस ने मना कर दिया है, और वहां पे अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको अरेस्ट करके बाहर भेजा जाएगा। वैसे पाकिस्तानियों को तो वैसे ही आने जाना पसंद नहीं कर रहे, उनका कहना है कि जी पाकिस्तानी आकर जो है वो भीख मांगते हैं। हमारे यहाँ भी हर दूसरे दिन ना सही, लेकिन वीक में 1 या 2 दिन ऐसे जरूर होते हैं जब कराची एयरपोर्ट से कुछ ना कुछ लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जो उम्रे उम्रा का वीजा लेकर और भीख मांगने के लिए जा रहे होते हैं। अब न जाने हमारे जो एयरपोर्ट के लोग हैं उनको पता कैसे लगता है कि ये भीख मांगने जा रहे हैं, क्या उनके पासपोर्ट पे लिखा होता है, क्या उन्होंने जो पेपर्स जमा कराए होते हैं उसमें उनका प्रोफेशन भिखारी लिखा होता है, या क्या होता है कि जिसकी वजह से बहरहाल वो पकड़े जाते हैं। और अभी भी 2 दिन पहले भी 7 लोग जो थे वो जा रहे थे उम्रे के लिए, और उनको रोका गया है, और उनको उसके बाद पता लगा कि जी ये तो भिखारी हैं और भीख मांगने जा रहे थे। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब ने क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान से कहा है कि इस किस्म का सिस्टम बंद होना चाहिए, इस तरह के लोग हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए, और यही देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से खास ख्याल रखा जा रहा है, और पाकिस्तान के यहाँ से बहुत ज्यादा यानी हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा चेकिंग की जा रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो किसी तरीके से सऊदीया पहुंच ही जाएं। और सऊदीया की ये बात नहीं है, ये चाहे यूएई हो या दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, वहां पर ये लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद भीख मांगने की कोशिश करते हैं। और उसकी ये एक रीजन तो ये है कि यहाँ पे शायद ये प्रोफेशन ही बन चुका है कि हर एक जो है वो कुछ ना कुछ मांग रहा होता है, और कोई ना कोई भीख मांग रहा होता है, या किसी ना किसी तरीके से कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों को जॉब नहीं मिल रही हैं, लोगों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हडहराम किस्म के हैं, जो चाहते हैं कि घर बैठे बैठे उनको बिना कोई काम किए उनके पास जो है पैसा ला दिया जाए। तो शायद इस तरह के लोगों की वजह से भी इस वक्त पाकिस्तान का ये हाल है। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, और बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, और नई अपडेट्स और न्यूज़ के साथ, और डेफिनेटली आपके सारे ही फेवरेट गेस्ट जो है वो भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज अपना टाइम निकाला, वीडियो देखी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
اور ہمیشہ خوش رہیے. یہی میری دعا ہے آپ سب کے لیے. تھینک یو.